हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आपके पास एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि आप एग्जाम तो दे सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एडमिट कार्ड होने के बाद भी आप एग्जाम नहीं दे पाओगे अगर आपने ये सब रूल्स फॉलो नहीं किया तो। आपको पता ही होगा कि कोरोना के इस काल में हम सबको बहुत ही प्रिकॉशंस में रहना है एंड सेम गोज इन द एग्जाम टाइम ऑल्सो। एग्जाम के टाइम भी आपको उन सब रूल्स को फॉलो करना होगा जो हमने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। अब इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आज जो बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था जिसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महतो थे और बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। प्रिंसिपल्स का मानना था कि उन्हें अपना फीस लेना ही है और जो पेरेंट्स थे उनका कहना था कि आखिर इस टाइम में जब उन्हें टाइम से सैलरी नहीं मिल रहा है वो कैसे अपने बच्चों का फीस भरेंगे, क्योंकि घर में रहकर बच्चों ने उतना पढ़ाई नहीं किया है जितना स्कूल में करते हैं। प्रिंसिपल्स का ऐसा मानना था कि हम उनके कुछ फिक्स्ड खर्चे होते हैं जो उन्हें पूरा करना होता है, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे थे जिन्होंने बोला जिनकी बहुत ही अच्छी सफाई थी जो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और उस वीडियो को आप सुने जरूर, क्योंकि ये आप सबसे जुड़ी हुई खबर है और हर घर का इस खबर से सरोकार भी है। फिलहाल हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं मनोज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और साथ में हमारे साथ मुकेश पांडे जी जुड़े हुए हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समस्या हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक अभिभावक फिलहाल क्या चाहता है। मनोज मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक अभिभावक क्या चाह रहा है फिलहाल। सभी की आर्थिक हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हर अभिभावक परेशान है। अभिभावक का मतलब यह नहीं होता कि उनको वेतन मिल रहा है। 70% ऐसे अभिभावक हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जैसे कि लोग प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं तो 70% ऐसे परिवार के बच्चे या ऐसे अभिभावक के बच्चे निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यानी काम करते हैं तो पैसा मिलता है और काम नहीं करते तो उनको पैसा नहीं मिलता है। एक तरफ जहाँ सरकार के तरफ से ये व्यवस्था है कि उनको देना है वेतन, तो ठीक है, स्कूल के कर्मचारियों को वेतन देना है। सिर्फ वेतन की अगर बात आती है तो उसको एक सोचा जा सकता है। लेकिन आप ये बताइए, ये निजी विद्यालय के पास दो तरह का फंड है आज के समय में। एक है रिजर्व फंड जो सीबीएसई के प्रावधानों के तहत है और वो लीगल फंड है, और एक है सरप्लस फंड। ये सरप्लस फंड क्या है? और एक विद्यालय को मैं बताऊं जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है, 5-6 ऐसे विद्यालय का धनबाद का जो नामी गिरामी है, एक साल 5 करोड़ रुपया उसके सरप्लस अमाउंट है। अब ये बताइए, स्कूल प्रबंधक से पूछिए कि एक महीने में उनके कर्मचारियों को वेतन देना है। और सिर्फ वो चिंता यदि वेतन की है तो बिल्कुल वेतन पर बात करें। अगर उनके पास सरप्लस अमाउंट, उनके पास रिजर्व फंड अमाउंट नहीं है और वो वेतन नहीं दे पाएंगे तो एक सरकार को उनकी जांच हो जाएगी। इस प्रभाव के रूप में मैं चाहता हूँ कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण में 2008-9 में लगभग हम लोग 45-46 स्कूलों का केस दर्ज कराए थे, जिसमें डिनोवली ग्रुप था, डीएवी ग्रुप था, अन्य बड़े बड़े ब्रांड के स्कूल थे, और एक एक स्कूल का 7 से 8 करोड़ रुपया फंड का डाइवर्ट था या अदर जगह पर लगाया गया था या फिर दूसरे स्कूल में लगाया गया था, जबकि जिस मद में जो राशि ली गई है उसी मद में खर्च करने की बाध्यता है। और किसी भी स्कूल को झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण ने यह नहीं माना कि उनको फीस बढ़ाने की आवश्यकता है। तो अगर इनके पास रिजर्व फंड नहीं है, सरप्लस फंड नहीं है, तो सरकार के पास शपथ पत्र दें, हम लोग भी बैठेंगे और इनको हम लोग फीस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरप्लस फंड अगर है, रिजर्व फंड अगर है, तो ये झूठ छोड़ के कर्मचारियों के नाम पर जो बात हो रही है ये गलत है। दूसरी बात, डीएवी स्कूल में केवल 80 कर्मचारियों चलिए इसी सवाल का जवाब एक बार मुकेश, आपके साथ मुकेश जी भी मौजूद हैं, एक बार उनसे भी इसी सवाल का जवाब समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी बेसिक मांगे क्या हैं। मैं पहले आपको बता दूं और मैं न्यूज़ 11 को आभार करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इस पूरे मामले को पूरे देश भर में, वैश्विक महामारी पूरा विश्व में है और हमारे भारत देश में भी है, और इस वैश्विक महामारी में हमारे मनोज जी ने भी कहा कि 75% असंगठित क्षेत्र में लोग कार्य करते हैं, 20% लोगों को सैलरी मिलता है। किंतु इस 2 महीने के पीरियड में जहां हम लोग
लोगों को मदद कर रहे हैं राशन के सहारे, भोजन के सहारे। तो जो भी निजी स्कूल हैं और सरकार, हमारे जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो जो शपथ ग्रहण थे उनका पहला स्टेटमेंट था, जो भी निजी स्कूल है उनको मैं खेल कसूंगा। और जहां तक फीस की बातें हैं तो इस 2 महीने की जो फीस है, चलिए बेसिकली आपकी बात बेसिकली मैं समझ गया। तो जो स्कूल चला रहे हैं, जो स्कूल के संचालक हैं, सीबीएसई स्कूल के 2 फंड्स की आपने बात की है, तो सीधा उनका ही रुख करते हैं। एमके सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल हैं डीएवी हेल्थ के। बहुत बहुत स्वागत है एमके सिन्हा साहब आपका न्यूज 11 भारत में। सबसे बड़ी बात, यहां पर धनबाद से 2 अभिभावक संघ से प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक सवाल, बड़ा सवाल उन्होंने पूछा। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर अभिभावक क्या चाहता है, तो उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया कि वो फीस माफी चाहते हैं और पूरे तरीके से फीस माफी चाहते हैं। फीस माफी भी क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि एक सीबीएसई स्कूल के पास में रिजर्व फंड होता है, सरप्लस फंड होता है, तो निजी स्कूल संचालकों को यह बताना चाहिए कि आखिर उस रिजर्व फंड का, इस सरप्लस फंड का आखिर कहां पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आपके पास ये है, इस कोरोना काल में आप रियायत दे सकते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में रियायत दी क्यों नहीं जा रही? एमके सिन्हा साहब। ऐसा है, स्कूल के पास फीस के अलावा और कोई फंड नहीं होता जी, ठीक है ना। फीस के अलावा और कोई फंड नहीं होता। और जो भी हमारा संचालन होता है, चाहे स्टाफ का फीस हो, सैलरी हो, टीचिंग का, नॉन टीचिंग का, बसों का इंस्टॉलमेंट हो, चाहे वो कोई भी टैक्स है, सारा चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ है और कोई सोर्स ऑफ इनकम स्कूल का नहीं है जी। मैं अभिभावकों से अनुरोध करूंगा कि वो इस पहलू को भी देखें। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है जो अभिभावक ने अभी उठाए, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। ये शिक्षा जो है ना, इसकी दूरगामी प्रभाव होता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आगे चल करके ऐसा ना हो। शिक्षा विश्वास के इस पर है, टीचर, पेरेंट और बच्चे के बीच में विश्वास है। इस तरह की स्थिति कोई नहीं पैदा हो कि हमारे विश्वास में कोई कमी हो। अदरवाइज हमारे जो मेन जो स्टेक होल्डर है और मेन जो लक्ष्य है हमारा शिक्षा का, उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आएगी। ठीक है ना। तो ये जो इस तरह का चल रहा है, आज बड़ा ही अच्छा माहौल में मीटिंग हुई। स्कूल ने अपनी बात रखा, माननीय मंत्री जी ने भी बड़ी ध्यान पूर्वक हम सभी के बातों को सुना और स्कूल जितना कर सकता है उतना उनके पास प्रपोजल भी रखा। ठीक है, जैसे कि पहले 3 महीने के 7 फीस देते थे, ये हुआ कि नहीं अब मंथली दिया जाएगा। कोई पेरेंट अगर किसी इसमें प्रॉब्लम में है तो उनको किसी भी तरह का फाइन नहीं लगे। ठीक है ना। बसों में भी रियायत देने की बात कही गई कि 12 महीना में 2 महीने का उसको रियायत दिया जाए। ठीक है, किसी भी तरह की फीस की वृद्धि इस बार नहीं की गई। देखिए, हम सभी के साथ हैं। ये कोरोना कोई एक पक्ष के लिए नहीं है, ये महामारी सबों के लिए है जी। और सभी इसको जान रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि इससे टीचर का भी और नॉन टीचिंग का भी, ड्राइवर है, खलासी है, पीएन है, सर बिल्कुल इस बात से एमके सिन्हा सर, इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। आप एक शिक्षक हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, क्वेरी है तमाम अभिभावकों के मन में है, मेरे भी मन में है, मेरे भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरे भी मन में ये सवाल है। सवाल 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा यह है कि इस कोरोना का ये जो महासंक्रमण काल है, इस महासंक्रमण काल में निजी स्कूलों का जो कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, वो क्या है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि ट्यूशन फीस के अलावा भी कई तरह के फीस है, लेबोरेटरी चार्जेस, बस फीस और तमाम तरह के प्रैक्टिकल चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस सर आप लोगों की तरफ से लिए जा रहे हैं, तो उसकी क्या जरूरत है नए-नए चार्जेस की इस संक्रमण काल में भी? अभिषेक जी एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। पहले पहला क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए, पहला प्रश्न मेरा यही है कि इस कोरोना के संक्रमण काल में निजी स्कूलों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप कहां देख रहे हैं, क्या है? जी, ये देखिए, सभी पूरे वर्ल्ड में यह है और एजुकेशन के लिए जो अभी चल रहा है, हमने पहले भी कहा, इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और डे 1 से जैसे सेशन स्टार्ट हुआ और लगा कि ये लॉकडाउन कंटिन्यू करेगा, अप्रैल से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया। ठीक है,
और पढ़ाई में पूरे मॉनिटर हम लोग अभी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, ताकि किसी भी पेरेंट बच्चे का पढ़ाई का नुकसान ना हो। ठीक है। और जहां तक है, आज तक किसी भी स्कूल के द्वारा किसी भी पेरेंट को ये नहीं गया कि आप अपना फीस जमा करिए। आप ये पता कर लें सर, मैं आपको कितने लोग दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ बैठे बैठे बता देता हूँ, कैराली स्कूल की तरफ से ऐसा नोटिस गया और ऐसे कई स्कूल हैं। हमारे पास लगातार इस तरीके के व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये कोरोना का संक्रमण काल है, जब प्रधानमंत्री जी तक निवेदन कर रहे हैं। दिल्ली में ऐसा उदाहरण पेश किया गया कि 3 महीने की फीस माफ हो जाती है। हर किसी से कहा जा रहा है कि आप अपने स्तर से कंट्रीब्यूट करें, लेकिन इस कंट्रीब्यूशन, ये तो जब कोरोना नहीं था तब भी आपका कंट्रीब्यूशन यही था सर। हमारा सवाल यही है कि इसमें क्या स्पेशल कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से मिल रहा है? कंप्यूटर फीस होती है, मेडिकल फीस होती है और भी कई तरह की फीस है। उन फीसों में तो कोई रियायत मिल ही नहीं रही। लगातार ये फीस के लिए नोटिस तक भेजा जा रहा है पेरेंट्स को। तो है ना कि आप स्थिर से बोलें, आप स्पीड में थोड़ा बोलेंगे ना तो वो क्वेश्चन इधर उधर हो जा रहा है। जी बिल्कुल। एक आपने पूछा कि स्कूलों का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मैंने आपको कहा कि पढ़ाई हमारी फुल स्विंग में चल रही है और हमने किसी भी पेरेंट को कोई भी किसी तरह का दबाव नहीं है। जो सक्षम हैं वो अपना करें, और वो भी अभी नहीं कर पा रहे हैं। और किसी भी स्कूल से ये नहीं कहा गया किसी पेरेंट को जबरदस्ती दबाव करके, जो सक्षम है वो दे रहे होंगे, लेकिन ये नहीं है कि बच्चा को पैसा देना ही है और तभी वो करेगा, ऐसा कहीं नहीं है। मुझे नहीं ऐसा कोई सूचना मिला है आज तक। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद अपने पेरेंट्स के कांटेक्ट में हूं। व्हाट्सएप पर जो क्लासेस चल रहे हैं जूम मीटिंग में, हम क्लास 10 के सभी पेरेंट्स से, लगभग 500 पेरेंट्स से हम लोग मिल चुके हैं 2-3 क्लास में लगा करके 4-5 दिनों में, और सभी पेरेंट इससे खुश हैं। और ये कंट्रीब्यूशन है कि हम लोग अभी इस मामले में चाहे सैलरी आधी देनी पड़े, चाहे परसेंटेज में कम करना पड़े, तो उसमें कभी कोई ऐसा दबाव नहीं है। ठीक है ना जी। यहाँ और जहां तक कह रहे हैं ना कि किसी बस का, सर सवाल, लेकिन आपने अभी बस का कहा या कंप्यूटर का कहा। सर अगर आप परमिशन दें तो मैं एक सवाल और काउंटर सवाल लेना चाह रहा हूं, अगर आप परमिशन दें तो। बिल्कुल जी जी जी। सवाल मेरा यह है कि जिस ऐप में आप क्लासेस ले रहे हैं, उसी ऐप में एक पॉपअप आता है, पॉपअप फीस के लिए आता है। आपको शायद इसकी हो सकता है इसके बारे में सूचना ना मिली हो, लेकिन मैं भुक्तभोगी हूं तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उसी ऐप में पॉपअप आता है फीस के लिए, फी रिमाइंडर आता है। अच्छा, दूसरी चीज, हर स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो रिटर्न भरता है, और तमाम स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। आप कौन कहता है आपको ये? देखिए ऐसा है, आप तो हकीकत में आइए ना, हकीकत में आइए। जैसे जो भी इंस्टीट्यूशन है, देखो कहने के, आप किसी के कहने पर ये कर रहे हैं, आप एक अभिभावक के रूप में कर रहे हैं। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, इसमें कहीं कोई ये नहीं है जी। ये स्कूल जो है वो सेवा के लिए लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा कहीं नहीं है कि आपने जैसे अभी कहा एक आध को स्कूल का नाम लिया, आप हमारे क्लासेस चल रहे हैं, आप बताइए किसी भी पेरेंट को, कोई भी बच्चे को किसी तरह की सूचना दी गई? हमारे यहाँ किताब दी गई, किसी बच्चे को कहा गया? नहीं कहा गया। ऐसा नहीं है कि हम उनके प्रति संवेदनशील हैं जी। जो प्रॉब्लम है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो ठीक है वो अपना करें, और जिनको दिक्कत है स्कूल प्रबंधन से मिलेंगे, स्कूल प्रबंधन उनको जरूर उस पर सोचेंगे जी, और सोचना चाहिए। चलिए एक बार हम जमशेदपुर का रुख करते हैं। अंकित आनंद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संस्थापक हैं और अध्यक्ष भी हैं। शिक्षा सत्याग्रह संस्थान है उसके वो संस्थापक और अध्यक्ष हैं। अंकित साहब, अभी एमके सिन्हा सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, डीवीएल के प्रिंसिपल हैं, वो अपनी समस्या भी रख रहे हैं। जाहिर सी बात है, पर एक अभिभावक के तौर पर क्या मांग है, क्या आप उम्मीद रखते हैं प्राइवेट स्कूल से इस कोरोना के महासंक्रमण काल में? सबसे पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं अंकित आनंद साहब। सबसे पहले तो न्यूज़ 11 के सभी श्रोताओं और दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। और इस कोरोना के महासंक्रमण काल में बतौर अभिभावक शिक्षा सत्याग्रह संस्थान ने सबसे पहले प्रमुखता से यह मांग उठाया था कि सभी स्कूल अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए और स्वेच्छा से विभिन्न हितधारकों के हित में एक उचित निर्णय लें, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हमारी पूरी सहानुभूति
शैक्षणिक कर्मचारियों के साथ भी है, टीचर्स के साथ में भी है और स्कूल के सभी स्टाफ के साथ में भी है। लेकिन इस वक्त जो है पीड़ित अभिभावक है और सबसे ज्यादा पीड़ित वो वर्ग है जो मध्यम वर्गीय वर्ग, जिसे ना तो किसी प्रकार का सरकारी अनुदान मिलता है और ना ही किसी तरह की कोई भी स्कूल राहत उपलब्ध करा रही है। हमने सबसे पहले ये आग्रह किया था यहाँ के स्थानीय प्रशासन से 3 वर्ष पूर्व कि सभी जो जितने भी निजी स्कूल चल रहे हैं, सभी वित्तीय लाभ अर्जित कर रहे हैं, इन सभी का ऑडिट होना चाहिए। वो ऑडिट आज तक लंबित है। प्रावधान है शिक्षा के अधिकार के तहत या फिर जेट अधिनियम जो शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम है। नहीं अंकित साहब, ये आप ये जो आंकड़ा आप ये जो बात बोल रहे हैं कि सभी स्कूल वित्तीय लाभ में चल रहे हैं, फायदे में चल रहे हैं, आपके पास मतलब इसके लिए कोई प्रूफ है? आप किस आधार पर ये बात बोल रहे हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है। और वर्ष 2012-13 में जमशेदपुर की जो आयकर संस्थान है, आयकर विभाग, इनके अधिकारियों ने बेल्डी चर्च स्कूल है जमशेदपुर में, एक बड़ी स्कूल है बेल्डी चर्च स्कूल, वहां पर छापेमारी करके वहां वित्तीय अनियमितता को पकड़ी थी और लगभग 70 लाख रुपए का जो है वो आमदनी को स्कूलों ने छिपाया था। उसके खिलाफ में स्कूल के ऊपर केस भी चली है और स्कूल को फाइन भी भरना पड़ा है। इसी तरह के बहुत से स्कूल्स हैं जो जमशेदपुर में जिनको टैक्स में रिबेट नहीं दिया जाता है और वो गैर कानूनी तरीके से लाभ अर्जित कर रहे हैं। हम आग्रह किए हैं स्थानीय प्रशासन को लिख करके कई बार कि इसकी वित्तीय स्थिति की ऑडिट होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर सभी स्कूलों को नो प्रॉफिट नो लॉस पर संचालित करना है। और यहाँ पर करोड़ों रुपए यदि आपके बैंक खाते में हैं, एफडी किए जा रहे हैं 2 से 2.5 करोड़ रुपए, तो ये आखिर पैसे कहाँ जाएंगे और किस स्थिति के लिए आप लोग एफडी करके रख रहे हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब सुधीर तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। टेंडर हर्ट स्कूल के डायरेक्टर हैं। न्यूज 11 भारत आपका स्वागत करता है। सवाल यही है कि हमारे साथ अंकित आनंद जी जुड़े हुए हैं, संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं शिक्षा सत्याग्रह के। उनका कहना है कि स्कूल्स जो हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो प्रॉफिट में चल रहे हैं। कोरोना का महासंक्रमण काल है, ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से रियायत तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो रियायत मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। ऐसा क्यों, सुधीर साहब? देखिए, ऐसा है कि स्कूलों का सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य है बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देना। और आज सबको ये मालूम है कि कोरोना काल में जो है वो स्कूल के सारे भवन बंद हैं, स्कूल की सारी बसेस बंद हैं, बावजूद इसके भी सारी की सारी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन माध्यम से चल रही है और बिल्कुल ही उच्च स्तरीय पढ़ाई चल रही है। हमारा जो भी कमिटमेंट है बच्चों के लिए वो ये है कि उनको किसी भी तरीके का उनका एकेडमिक लॉस नहीं हो। और हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ हैं, चाहे वो टीचर्स हैं या 4th ग्रेड हों या बस वाले हों या जो भी हैं, उनके जीवन में किसी भी तरीके का, उनके दिनचर्या में किसी भी तरीके का कमी नहीं आए। और सबको ये मालूम है कि पिछले 2.5-3 महीने से सारे स्कूल बंद हैं और कोई भी फीस नहीं आ रहा है। बावजूद इसके भी जो भी स्टाफ है उन सबको 100% सैलरी, उन सबको 100% पेमेंट गया है। तो मुझे ये लगता है कि इससे ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन एक शिक्षक या एक स्कूल वालों की तरफ से हम लोग और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सुधीर सर, मैं अभी तक लेकिन ये बात समझ नहीं पाया। आप खुद बोल रहे हैं कि इस समय जब क्लासेस बंद हैं, बसेस बंद है, सारी चीजें बंद है, तो ऐसी स्थिति में भी अभिभावक के पास बस फीस की जो फैसला है, बस फीस नहीं लेने का फैसला, उसको 50 दिन के, 100 दिन के, 68 दिन के लॉकडाउन के पूरा होने के बाद आप लोगों ने आज जाकर के लिया, तो इसमें इतनी देरी क्यों की? ये तो पहले हो जाना चाहिए था कि भाई बस नहीं चल रही है तो चलिए बस फीस नहीं देना है अभिभावक को। ट्यूशन फीस के अलावा और कोई भी फीस आपकी तरफ से फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि आपको देने की जरूरत है अभिभावकों को। सुधीर सर? नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि बसें सड़क पे नहीं चल रही हैं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस बस में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी तो जा रही है। उस बस का जो टैक्स लगता है, रोड टैक्स, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अभी अगर आप अपने किसी भी बस का रोड टैक्स देने के लिए अगर आप जाते हैं तो वो रोड टैक्स फाइन के साथ
आपको देना पड़ रहा है, जबकि नियम यह है कि अगर वाहनों ने जो है वो सड़क का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर वाहन सड़क पे नहीं चले हैं तो उसका जो है वो रोड टैक्स नहीं लगना चाहिए। बावजूद इसके भी सरकार रोड टैक्स ले रही है। बसेस के जो भी इंश्योरेंस हैं, जो भी परमिट हैं, या जो बसेस जो हैं वो लोन पे हैं, उसका ईएमआई तो आपको देना ही देना है। इसके अलावा बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, या मैं ये कहूंगा कि लगभग सारे विद्यालयों में भाड़े की गाड़ियां हैं। तो जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है कि भाई ठीक है, हमारी गाड़ी चाहे जितने दिन भी चले, अगर गर्मी छुट्टी में बंद है या दशहरे की छुट्टी में बंद है, तो उस हिसाब से हम अनुबंधित हैं उस ट्रांसपोर्टर के साथ और हमको उसका फीस देना पड़ता है। तो आज स्कूल के पास जो है वो कहीं से भी आय का कोई स्रोत नहीं है। जाहिर सी बात है कि बस फीस वही अभिभावक देते हैं जिनके बच्चे बस से आते हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों को स्वतः अपने माध्यम से विद्यालय पहुंचाते हैं, उनको बस फीस नहीं लगता है। और किसी भी स्कूल में ये मैंडेटरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को जो है वो स्कूल बस से भेजें। ये गार्जियन अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के बचत के अनुसार बस फीस देते हैं। आपने जो ये प्रश्न किया कि भाई ये इतने दिनों के बाद ये फैसला क्यों लिया गया, तो यही था कि बस फीस जो है इस पीरियड का पूरा ही माफ किया जाए, या उसमें से कुछ प्रतिशत आधा लिया जाए या नहीं लिया जाए। इस पे सहमति बननी थी, जो सहमति बन गई है। और आज की जो है वो मीटिंग में इस बात को अनाउंस भी कर दिया गया है कि 2 महीने का कोई भी बस फीस जो है वो कोई भी विद्यालय नहीं लेगा। अंकित जी, आपके पास आऊंगा। धनबाद के हमारे मित्र काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। धनबाद में मनोज मिश्रा जी, मुकेश पांडे जी दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज जी, पूरी बातें आप सुन रहे हैं, प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एमके सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, वो अपनी तकनीकी परेशानी भी बता रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक संस्थान चलाना आसान बात नहीं होती, उनकी भी तकनीकी परेशानी है। जिस तरीके से सुधीर साहब बता रहे हैं कि भाई जो ट्रांसपोर्टर है उनके साथ इनका एक कोलैबोरेशन होता है, बस चले या नहीं चले उस ट्रांसपोर्टेशन को पेमेंट तो करना ही है उस ट्रांसपोर्टर को। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है अपने तरफ से इनके पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन इस कोरोना के संक्रमण काल में तो जारी है। बिल्कुल, एमके सिन्हा जी जो हमारे आज रांची में हेल में प्रिंसिपल भी हैं और डायरेक्टर भी उस क्षेत्र के हैं, मतलब एआरओ हैं, उनको ट्रांसपोर्टर की चिंता है, स्कूल के कर्मचारियों की चिंता है। एमके सिन्हा जी ने चाहे शैक्षणिक उनकी चिंता है। मैं आपको बता दूं, एमके सिन्हा जी ने नहीं बोला, ये सुधीर तिवारी सर जो हैं टेंडर हर्ट स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनका ये पक्ष। अच्छा जी, तो मैं ठीक है उनके बाद, क्योंकि साफ आवाज नहीं आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उनको सबकी चिंता है, लेकिन उनको चिंता अभिभावकों की नहीं है। ट्रांसपोर्टर को कहां से पैसा देंगे, अभिभावक से ले लेंगे। कर्मचारियों को कहां से देंगे, अभिभावक से लेंगे। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूं। मान लीजिए किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से 25 बच्चों पर एक टीचर चाहिए। अगर 1000 बच्चे हैं तो इनको 40 टीचर चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी मैं मानता हूं कि आरटी को फॉलो करते हैं ये सारे स्कूल। 10 एक्स्ट्रा इनको चाहिए सपोर्टिंग स्टाफ, 50 इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। ये एक एवरेज सैलरी अगर मान लिया जाए, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, लेकिन देते नहीं है, फिर भी 25,000 रुपया। 25,000 गुना अगर हम 50 करते हैं तो कितना आता है, उसको कैलकुलेट कर लीजिए। पूरे 1 साल का उसको कैलकुलेट कर लीजिए 12 महीना से, लेकिन एक बच्चे से लगभग 2000 रुपया लेते हैं। उसको आप 12 में कैलकुलेट कर लीजिए, अलग अलग फंड आता है, कैलकुलेट कर लीजिए। फिर देखिए कि इनको टीचर को सैलरी देने में या डेवलपमेंट में या अदर में कितना खर्च है और कितना ये बच्चों से लेते हैं। तो निश्चित रूप से ये स्कूल लाभ में चल रहे हैं। आप बताइए, अगर ये लाभ नहीं कमा रहे हैं, एक साल में 5-5 करोड़ रुपया सरप्लस अमाउंट कैसे इनका बैंक में है? अगर वो चुनौती देता हूं मैं उनको कि अगर वो बैठ जाए और 3 साल का ऑडिट निकाल करके, कोई ऑडिटर की जरूरत नहीं है, मैं उनको दिखा दूंगा। और ज्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो इस साल नेक्स्ट जो आपका एक्सटेंशन ऑफ एफिलिएशन के लिए जो आवेदन इन्होंने सीबीएसई के सामने जमा किया है, उस आवेदन को सिर्फ सार्वजनिक कर दे, उसे सब कुछ सामने आ जाए कि कितने टीचर हैं, कौन सा डिजिग्नेशन है, कितना उनको वेतन दे रहे हैं, कितना बच्चों से कलेक्शन हो रहा है, क्या फीस स्ट्रक्चर है और कितना इनके पास सरप्लस अमाउंट है। इनको शर्म आनी चाहिए
कि इस कोरोना काल में भी बैठ करके एक प्रचारी जैसे पद पर बैठ करके गलत बयान कर रहे हैं। अभिभावकों को समझते हैं कि इनको कुछ नहीं पता है, अभिभावक ने उनको दिखाया है 2008 में। जो भी मुकेश जी बता रहे हैं, जो भी मनोज जी बोल रहे हैं, मैं आप तक पहुंचाऊंगा वो बात। अगर आपको साफ आवाज नहीं पहुंच रही तो मैं खुद आप तक वो बात पहुंचाऊंगा, आप चिंता न करें, सारी बातें आपके सामने मैं रखूंगा। और इनके यहाँ ट्रांसपेरेंसी है नहीं। एम.के. सिन्हा जी से पूछिए कि केसी श्रीवास्तव जी का उम्र कितना है और कैसे ये सऊदीया के चेयरमैन बैठे हुए हैं। सिर्फ उनको सामने बैठा करके 68-69 साल की उम्र में क्यों बच्चों का पैसा उनको दिया जा रहा है? बच्चों के नाम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर के लिए स्टाफ भी बना वो क्यों उसका शोषण कर रहे हैं? उनके द्वारा एक एक स्टाफ को 2-2 क्वार्टर क्यों दिया जा रहा है? यानी निजी विद्यालय की तानाशाही आखिर कब तक? लेकिन सरकार जो है सजग हो रही है क्योंकि अभिभावक जग रहे हैं और सरकार को कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। और ये स्कूल प्रबंधन का जो तानाशाही है, अंदर अंदर कुछ बाहर कुछ, ये नहीं चलने वाला है। हम इनको सार्वजनिक मंच पर ला करके सार्वजनिक कर देंगे। एक बार जो आपने सवाल किए हैं उन सवालों के जवाब मैं एम.के. सिन्हा साहब से ही ले लेता हूं। देखिए, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा है नहीं और आज हम कोई सियासी बात भी नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अभिभावकों की समस्याएं हैं तो हम ये भी मानते हैं कि स्कूल प्रबंधन की अपनी समस्याएं हैं। हो सकता है आपकी बात सही हो सकता है आपकी बात सही ना भी हो, इसकी हम गारंटी भी नहीं देते, हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते। लेकिन हाँ, यहाँ मुद्दा ये है कि भाई जो अभिभावक हैं, जो मध्यम वर्गीय खास करके अभिभावक हैं, वो पिसते जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए, इसका उपाय क्या किया जाए? तो एक बार फिर से मैं रुक करता हूं, एम.के. सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से अभी हमारे साथ धनबाद से एक अभिभावक संघ के सदस्य जुड़े हुए हैं, मनोज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, तो मनोज जी ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्राइवेट स्कूल का फंड जो है वो देख लीजिए, सब स्कूल करोड़ों के सरप्लस अमाउंट में जा रहे हैं। तो जब करोड़ों के सरप्लस अमाउंट में जा रहे हैं तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि अभिभावकों को राहत पहुंचाने में इतनी देरी की जा रही है? क्या अभी भी स्कूल प्रॉफिट का ही सोच रहे हैं? देखिए, अभी आपने क्वेश्चन कर रहे थे कि बसों के बारे में जी, कि आज बताया गया कि 2 महीने का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, पहले क्यों नहीं दिया गया? जी, आप कुछ कह रहे थे ना सर? जी जी जी, बिल्कुल यही सवाल था मेरा। ऐसा है, इस स्कूल के तरफ से शिक्षा विभाग में पहले ही ये चीज जितनी भी आपको कहा गया वो डाला गया है कि स्कूल इस कोरोना वायरस या कोविड-19 केस में सभी स्कूलों ने मिल करके मीटिंग करके ये जो निर्णय लिया और इसकी सूचना लिखित रूप में शिक्षा विभाग को दी गई। ठीक है ना? और कहीं कोई ऐसा कंफ्यूजन। और दूसरी बात है, आज बहुत अच्छा मीटिंग रहा हम सभी प्रिंसिपल का माननीय मंत्री जी से, ठीक है, और उसमें सभी को उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि आगे जो मीटिंग होगी लोग बैठेंगे और अगले जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में इसका निर्णय होगा। तो राइट प्लेटफॉर्म पर सारी बात रखी गई है, वहां सभी लोग हैं जो सुनेंगे और उसके बाद उसका निर्णय लेंगे जी। ठीक है ना? तो इसमें तो जब सारी बात क्लियर है अब ना सर, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म की आप बात बोल रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म में मंत्री जी की एक बात मैं आपको शायद हो सकता है उसका आपका ध्यान उस पर नहीं गया हो। मंत्री जी का दर्द सामने आ गया था। वो बोले कि मेरे मंत्री रहने का ऐसी में स्थिति में तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं निजी स्कूलों को कि भाई आप फीस माफ कीजिए, आप फीस माफ कीजिए, लेकिन आप फीस माफ नहीं कर रहे। बहरहाल सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा इस पर, आपके साथ चर्चा भी करूंगा और तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े उनसे भी इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुद्दा ये बहुत बड़ा है, हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसमें एक ये ऐसा चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह का कोई ना कोई तोड़ तो निकलना चाहिए। पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इसी चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर
अभिभावक इस लॉकडाउन काल में जब उनके पास सैलरी नहीं है, खाने को नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो फी भरेंगे कैसे। लेकिन चर्चा हम इस पर भी कर रहे हैं कि जो निजी स्कूल चला रहे हैं आखिर वो फी माफ करेंगे कैसे, क्योंकि लाइबिलिटीज तो उनके ऊपर भी हैं। इस पूरे ये जो एक चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह के अंदर घुसने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ अभिभावकों की बात ही नहीं, जो निजी स्कूल संचालक हैं उनकी भी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभिभावकों की समस्या को हम आपके सामने रख रहे हैं तो साथ ही हम निजी स्कूल जो चला रहे हैं, जो निजी स्कूल चलाने वाले जो पहिए हैं, उन पहियों से भी हम बात कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा है कि उनको इस फी माफी में परेशानी आ रही है। हमारे साथ डीएवी हेहल के प्रिंसिपल एमके सिन्हा साहब जुड़े हुए थे। एक बार फिर से हम उनका रुख करते हैं। सर, हम चर्चा कर रहे थे आज की मीटिंग की, आपने बताया कि बहुत अच्छी मीटिंग थी और जाहिर सी बात है बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मीटिंग थी। लेकिन एक बयान जो शिक्षा मंत्री साहब का आया, वो बयान वो था कि भाई मेरे शिक्षा मंत्री रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए कि मैं पिछले 2 महीने से कह रहा कि अगर निजी स्कूल हो सके तो फीस माफ कर दें। लेकिन निजी स्कूल ऐसा कर नहीं रहे हैं। क्यों ऐसा कर नहीं रहे हैं वो समझने की कोशिश कर रहे थे। री एडमिशन को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए कि भाई ये री एडमिशन ये री एडमिशन फीस बार बार क्यों लिया जाता है। तो सर, आपसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका जवाब हम क्या समझें। उनका बार बार ये था कि ये अपील किया गया और स्कूल में, और हम लोगों ने उनको बताया कि सर अपील का सभी लोगों ने सम्मान किया। किसी भी तरह का इन दिनों में किसी पेरेंट पर किसी तरह की प्रेशर की कोई बात नहीं है सर। और हमारी भी प्रॉब्लम को वो सर देखा और उन्होंने सुना और बड़े इसमें अच्छे से उन्होंने इस बात को रखा, अपनी भावना को। और मैं तो बड़ा गर्व से कहता हूँ कि बहुत अच्छा हमें मिला और उनके नेतृत्व में झारखंड की शिक्षा और ऊपर जाएगा। जो हमारे मंत्री इतने इनसे संवेदनशील हो शिक्षा के मामले में, उन्होंने हर पहलू पर बात रखा जी। और उनका एक उद्देश्य है कि हम झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में और ऊपर ले जाएं। और हम लोग सब मिल करके वादा किया उनके सामने में कि हम लोग सब मिल करके आपके साथ हैं, आपके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे जी। ठीक है, उन्होंने अपनी दिल की सारी बात अपना रखा। वो तो आम तौर पर अपनी अपनी बात रखने का था और बड़ा अच्छा से उन्होंने रखा इस बात को जी। और ऐसा कहीं नहीं ये होगा, आगे भी कुछ नहीं होगा कि भाई कोई उनकी बात को, वही कहा ना कि अब जैसे उन्होंने कहा कि मैंने आपकी बात को सुना और भी लोगों की बात के, अभिभावक की बात को सुनेंगे और एक किसी कंक्लूजन पर हम लोग निकलेंगे। चलिए एक बार फिर से धनबाद चलते हैं सर, एक बार फिर से धनबाद चलते हैं। मुकेश पांडे जी बहुत देर से बैठे हुए। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मुस्कुराते हुए देख रहा हूं मैं आपको, बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे शायद आप। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा कि यहाँ के जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका कहना है कि मैं 2 महीने से कह रहा हूं लेकिन निजी विद्यालय मेरी बात नहीं सुन रहे। तो मैं शिक्षा मंत्री नहीं, मैं झारखंड सरकार को कहना चाहता हूं कि जब ये सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था हमारी सरकार मजबूत है। लेकिन हमें लगता है कि इस कोरोना काल में, इसके पूर्व में जब शिक्षा मंत्री ने पद ग्रहण किया था तो उनका स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट था, हम लोगों ने बधाई भी दिया था। उनका कहना था कि मैं निजी स्कूलों पर नकेल कसूंगा और जो री एडमिशन की ये बात कर रहे हैं, ये जो फीस माफी की ये बात कर रहे हैं, अगर आज चाहे आज इनका नोटिफिकेशन निकल जाए तो किसी स्कूल की मजाल नहीं है कि शिक्षा मंत्री के आदेश की अवहेलना कर दे जी। एक बार फिर से अंकित आनंद जी का भी रुख कर लेते हैं। वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। अंकित जी, हाँ बोलिए जी। सबसे बड़ा हमारा सवाल है जी, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अंकित जी बोलिए, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद मेरी आवाज अंकित जी तक नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से हम उन तक जुड़ेंगे, कोई तकनीकी खामी आ गई है। लेकिन हमारे साथ सुधीर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से सुधीर तिवारी जी के पास चलते हैं। सुधीर सर, अब यहां पर तकनीकी दिक्कत की बात आ रही है। सर ने एमके सिन्हा सर से हमारी बात हुई, अब सुधीर सर के पास हम आते हैं। यही री एडमिशन का जो फंडा था, बार बार उठाया शिक्षा मंत्री ने, कहा आखिर ये री एडमिशन फीस क्यों। लगातार अभिभावकों के मैसेज भी मेरे फोन पर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अभी स्कूल्स बंद है, ऐसी स्थिति में लगातार प्रैक्टिकल फीस, लगातार बिल्डिंग फीस, लगातार
तमाम तरह की जो फीसेज है, मेडिकल फीस और पता नहीं कौन कौन सी फीसेज हैं, उन फीसेज के नोटिस भी उनके पास पहुंच रहे हैं कि भाई ये जो फीसेज है ट्यूशन फी के अलावा ये भी आपको जमा करना है, री एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। तो आखिर ये खेल क्यों? सुधीर सर। देखिए, इसमें मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम लोग विद्यार्थी थे, जब हम लोग अपने विद्यालय में पढ़ा करते थे, तो उस समय भी विद्यालयों में दो तरह के शुल्क लगा करते थे। एक शुल्क होता था मासिक शुल्क, जिसको आज की दुनिया में ट्यूशन फीस कहा जाता है, ठीक है। और एक शुल्क होता था वार्षिक शुल्क, जिसको एनुअल फीस कह लीजिए, जिसको बहुत सारे लोग जो हैं उसको रीएडमिशन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उसको मेंटेनेंस फीस कहते हैं, बहुत लोग बिल्डिंग फीस कहते हैं, कई चीजें होती हैं, ठीक है। तनख्वाह के अलावा, सैलरी के अलावा बिल्डिंग, अपने हर स्कूल की जो है वो अपने अपने फिक्स्ड खर्चे होते हैं, और उस खर्चों को मीट करने के लिए स्कूल जो है वो वार्षिक शुल्क लेते हैं साल में सर। एक लेकिन बार। अभी जो आंकड़ा हमारे साथ मनोज जी बैठे हुए हैं, मनोज जी यही आंकड़ा बता रहे थे कि अगर आपका जो स्कूल चलाने का जो खर्चा है उसको देखा जाए और पर बच्चे के हिसाब से अगर देखा जाए फीस को, तो आप सरप्लस में आते हैं। ऐसी स्थिति में तो आप प्रॉफिट में आते हैं, फिर तो ये एक प्रॉफिट बिजनेस दिखता है। अभिषेक जी, मैं बिल्कुल एक बात को पूरी विनम्रता के साथ साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि हर संस्थान, हर विद्यालय और हर पद अपने अपने संस्था और अपने अपने इंस्टीट्यूशन के साथ न्याय करता है। जहां तक आप सरप्लस की बात करते हैं, ठीक है, आपने ये देखा होगा कि समय समय पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्कूल में बदलाव की जाती हैं, सीबीएसई के द्वारा या आपको जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या बहुत सारी जरूरतें ऐसी होती हैं जो विद्यालय प्रबंधन वो बदलाव स्वतः करता है, बच्चों की सुविधा और बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि अब करीब करीब हर विद्यालय में, हर क्लासरूम में और हर जगह सीसीटीवी इंस्टॉल हुआ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें इस तरीके की आने लगी जिसमें अभिभावक जो हैं वो अपने बच्चों की बातों पर विश्वास करते थे और विद्यालय प्रबंधन अपने शिक्षकों की बातों पर विश्वास करते थे। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आजकल हम लोग जो हैं वो इंसानों की बात पे कम और मशीनों की बात पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो विद्यालयों ने इसका जो है वो एक समाधान निकाला। हम लोगों के पास जो है वो अपने विभाग के द्वारा भी ये आया इंस्ट्रक्शन कि आप लोग अपने विद्यालय में जो है वो हर जगह सीसीटीवी लगाएं, ताकि कल की तारीख में कोई भी एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ अगर कुछ भी करता है या कोई भी विद्यालय का कर्मचारी या शिक्षक के माध्यम से कोई गलती हो जाती है तो उसके सबूत के तौर पे या उसमें क्या सही है उसकी सत्यता को परखने के लिए ये सीसीटीवी बहुत आवश्यक है। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया, मतलब इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। कॉस्ट है वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपका यही कहने का मतलब है, जहां तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अब अभिषेक जी आप अभी देखिए, ठीक है, कि अब जैसे मान लीजिए कि स्कूल जब भी खुलता है, ठीक है, तो सैनिटाइजेशन, ठीक है ना, उसके बाद से जो है वो आपको सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद सेफ्टी, सिक्योरिटी, हाइजीन, सफाई, बाथरूम का मेंटेनेंस, ये एक इतना बड़ा खर्च होगा, इतना बड़ा खर्च होगा। अगर विद्यालयों के पास थोड़ा बहुत सरप्लस नहीं होता है तो वो ये सारे खर्चे कैसे करेंगे? ये जवाब, और इसमें कहीं से कोई भी विद्यालय प्रॉफिट नहीं कमाता है। बिल्कुल, ये जवाब एस्टैब्लिश हो रहा है। इसी पर एक बार अंकित आनंद जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा। एक बार अंकित जी का रुख कर लेते हैं। पहले बहुत देर से अंकित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकित जी बोलिए। सर, जैसा मैं अभी सुन पा रहा हूँ, जो स्कूल प्रबंधन का पक्ष रख रहे हैं महोदय, उनके कथन अनुसार स्कूल प्रबंधन जो है लाभ मुनाफाखोरी नहीं कर रही है और उनकी जो मूलभूत लागत है बस उसी के समाधानार्थ ये जो है अभिभावकों से पैसे लेते हैं जी। इसकी बहुत ही सरल समाधान मैं एक सुझाव देता हूं अपनी ओर से
इसका सबसे पहला तो सरकार के स्तर से एक जांच कमेटी गठित होनी चाहिए जो सभी स्कूलों को जिला स्तरीय, चूंकि फीस निर्धारण समिति गठित है जिसके सभी विधायक और माननीय पदेन सदस्य हैं, माननीय सांसद महोदय, तो इन सबों की अध्यक्षता में उपायुक्त महोदय के साथ में एक जांच कमेटी गठित हो जो सभी निजी स्कूलों की ऑडिट कर ले। या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं अथवा नहीं, और यदि मुनाफाखोरी कर रहे हैं तो उन पर अर्थदंड के साथ साथ स्कूल की मान्यता समाप्त करने की भी कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। और अब ये समय है कि उदाहरण सेट किया जाए झारखंड सरकार में, क्योंकि दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर भी ये नियम लागू होने चाहिए ताकि एक स्कूल पर यदि हो तो दोबारा कोई स्कूल दुस्साहस ना करे कि ऐसे कठिन समय में भी अभिभावकों का उपहास उड़ाने का और उन्हें प्रताड़ित करने का। जी, एक बार फिर से मैं मुकेश जी के पास चलता हूं, मनोज जी के पास चलता हूं। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी जी बोलिए। जी, अभी मैं एम.के. पांडे जी का बात सुन रहा था। लगता है कि सही तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। कुछ कहना है इसलिए वो कह रहे हैं। जरा उनसे ये पूछा जा सकता है कि सीसीटीवी कैमरा में जो खर्च होता है वो वन टाइम होता है और कितना खर्च आता है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। यदि उनके डीएवी हेयल में 5000 बच्चे हैं, 500 रुपया अगर हर बच्चे से लाइब्रेरी का चार्ज लेते हैं तो 25 लाख रुपया उनके पास आता है। इसी तरह से 500 रुपया अगर लेते हैं हर बच्चे से, जो एनुअल तरह से बात जो हो रहा है, तो स्पोर्ट्स के नाम पर तो 25 लाख इनके पास आता है। 1000 रुपया किसी और मद में ले रहे हैं तो इनके पास 50 लाख रुपया आता है। इसी तरह से एडमिशन और ये सब एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज सब मिलाकर के करोड़ों रुपया आता है। मैं इनसे बात करना चाहता हूं, इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 7 जनवरी 2019 से लागू हो गया है। उसमें स्पष्ट कर दिया गया किस किस हेड में आप फीस ले सकते हैं। जहां तक ये सीबीएसई की बात कर रहे हैं, सीबीएसई में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सुविधा आप बच्चों को दे रहे हैं उसी के मद में आप फीस लेंगे, पहला। लेकिन अगर राज्य सरकार ने कोई रेगुलेशन एक्ट इस पर बना दिया है या कोई नोटिफिकेशन जारी किया है तो उसका अनुपालन इनको करना है। तो जब राज्य सरकार में बन चुका है तो उसमें एनुअल फंड है क्या, उसमें डेवलपमेंट फंड है क्या, उसमें ऐसा कोई फंड जिसका सुविधा देते या नहीं देते वो फंड वहां पर है क्या। और दूसरी बात, हेयल में जो स्कूल चल रहा है उसका भी फीस वही होगा, अझरिया का फायर एरिया में जो चल रहा है डीएवी का उसका भी फीस वही होगा, कोयला नगर का फीस वही होगा क्या। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 2 तरह का स्कूल डीएवी का चलता है और बहुत सारे स्कूल्स हैं, एक प्रोजेक्टेड और एक नॉन प्रोजेक्टेड। 2 तरह का स्कूल चल रहा है। जब प्रोजेक्ट स्कूल का भी फीस स्ट्रक्चर वही, नॉन प्रोजेक्ट स्कूल का भी फीस स्ट्रक्चर वही, जबकि प्रोजेक्ट स्कूल में जमीन, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इनको मिलता है, तो फिर उसका फीस स्ट्रक्चर नॉन प्रोजेक्ट स्कूल से के समान कैसे। चलिए, दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इसका जवाब ही ले लेते हैं। सरासर गलत बोलते हैं सर। एक मिनट सर, बोलिए। ये तो झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण क्या सूचना के अधिकार के तहत अगर इनसे मांगिएगा तो ये कहेंगे वी आर अनएडेड। जबकि किसी को भी राज्य सरकार के द्वारा अगर जमीन लीज पर दी जाती है तो राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 22 के तहत वो एडेड इंस्टीट्यूशन आते हैं। ये कैसे अपने आप को अनएडेड बोलते हैं? इनकी सोसाइटी एडेड है, इनके कई स्कूल एडेड हुए हैं और सारे बीसीसीएल क्षेत्र में, सीसीएल क्षेत्र में, एनसीएल क्षेत्र में इनके स्कूल चलते हैं। ये केवल अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ये अभिभावकों को राहत नहीं, अभिभावकों को शोषण करना चाहते हैं। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूं कि आज रांची से ये न्यूज आया कि इनको आज की बैठक में फीस स्ट्रक्चर पर चर्चा करने से ज्यादा था कि स्कूल कैसे खोला जाए, ताकि स्कूल खोलेंगे, बच्चे आएंगे, बच्चे का शोषण करेंगे, यानी उनकी गर्दन दबाएंगे तो जादूगर यानी हम अभिभावक जाके पैसा जमा करेंगे। तो इनकी स्थिति यह है, इनको एक अभिभावक के रूप में सोचना पड़ेगा, एक गार्जियन के रूप में सोचना पड़ेगा, जिसको सोचने के लिए तैयार नहीं। जो करोड़ों कलेक्शन कर रहे हैं, कुछ लाख रुपया खर्च कर रहे हैं और कहते हैं हमें शिक्षकों की चिंता है, इन्हें किसी की चिंता नहीं है। इनको अपना और दिल्ली सीएमसी जैसी जो संस्था, सभी की अपनी अपनी संस्था, उन संस्था को पैसा पहुंचाना और उसके माध्यम से स्कूल चलाना है। मैं एक बात और बताता हूं, 4 स्कूल चलता है गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल का, 4 स्कूल, उस 4 स्कूल का मैंने केस भी कर रखा है। 9 करोड़ से अधिक राशि टेक्निकल कैंपस में ट्रांसफर करके वहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए। ये क्या बात करेंगे मुझसे? अगर बात करना इनको तो पेन पेपर पर आए, मीडिया को सामने रखे और जस्टिफाई मैं कर दूंगा कि जो आरोप मैं लगा रहा हूं बिल्कुल आरोप सही है। ये पैसे बनाने के लिए बैठे हैं, समाज की सेवा करने के लिए नहीं। जबकि ये चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में मान्यता लेते हैं, फिर करोड़ों रुपया इनके फंड में कैसे है? मेरे पास सारा पेपर है, कभी भी मैं सार्वजनिक मंच पर करूंगा। और हम लोग तैयारी किए हैं कि अगर मंत्री
जी की बात ये लोग नहीं सुनते हैं, मंत्री जी सक्षम नहीं हो पाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं रहते हैं, तो झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण से लेकर हाईकोर्ट तक जाऊंगा, वहां पर मैं सारा पेपर को निकालूंगा और इनको बैकफुट पर जाना होगा। 2008-9 को याद इनको कराएंगे और झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम उसी आंदोलन का नतीजा है, उससे कुछ आगे तक जाएंगे। चलिए, इसलिए हमें भरोसा है कि सरकार हमारा साथ देगी। बिल्कुल, सरकार आपका साथ देगी, हम उम्मीद यही करते हैं। आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए, उम्मीद करता हूं इन सारे सवालों को एक एक करके मैं एक बार एमके सिन्हा सर के पास लेके जाता हूं, शायद उनका जवाब मिले। और आज के समय में जो सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा वो सवाल ये था कि सर, इनका आरोप यह है, मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनबाद से, इनका आरोप यह है कि आज की जो बैठक थी, बैठक का मजमून तो फीस माफी को लेकर के था, लेकिन जितने भी निजी स्कूल के जो प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे थे, उनका फोकस इस पर ज्यादा था कि स्कूल को जल्दी से जल्दी कैसे खोला जाए। आप लोगों का इंटरेस्ट, जो इनका सीधा आरोप है कि आप लोगों का इंटरेस्ट जो है स्कूल खोलने में नहीं, बल्कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोल करके और फीस कैसे अभिभावकों से लिया जाए, इस पर है। इस पर तो कोई चर्चा नहीं हुई कि स्कूल कब से खुलेगा। लीजिए मुकेश जी, सर का तो साफ कहना, वो उस बैठक में मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई चर्चा ही नहीं कि स्कूल कब खुलेगा और कब नहीं खुलेगा। स्कूल कब से खुलेगा, इस समाचार पत्र में आया भी है और लगातार इनका आ रहा है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सुन लिया जाए सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा उनके प्रवक्ता के माध्यम से आज बयान आया कि नहीं, ऐसा कोई हमारा मंशा नहीं है, हम स्कूल अभी खोलने की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। आखिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सामने आना पड़ा। एमके सिंह सर नहीं बोले होंगे, तिवारी सर नहीं बोले होंगे, लेकिन इनके जमात के लोगों ने कहा है, तभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सामने आना पड़ा है और इसका जवाब देना पड़ा है। वो ट्विटर मेरे पास है। इसलिए कहने का मतलब ये नहीं कि मैं मनोज मिश्रा बोल रहा हूं या मुकेश जी बोल रहे हैं, हम एक अभिभावक की ओर से बोल रहे हैं। तो यहाँ बात लग रहा है स्कूल प्रबंधन के ऊपर में, और स्कूल प्रबंधन जब इस तरह की बातें हवा में लाया, तब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिल्ली से प्रतिक्रिया देनी पड़ गई। चलिए एक बार फिर से सर आप तक आवाज पहुंची, मनोज जी ने क्या कहा? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, इनका ये कहना है, आपकी आवाज आती है और किन्हीं की आवाज नहीं आती है। अच्छा ठीक है, मैं उनका सवाल मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं। उनका कहना है कि गृह मंत्रालय को आकर के और एक्सप्लेनेशन देना पड़ा कि भाई स्कूल कब खोले जाएंगे, इसको लेकर के अब तक कोई चर्चा नहीं हुई। आखिर क्यों देना पड़ा? बहरहाल उनका सवाल यह भी है कि डीएवी के 2 स्कूल चलते हैं, एक प्रोजेक्टेड चलते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड चलते हैं, लेकिन प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड में फीस जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। वो एक क्यों, जबकि प्रोजेक्टेड को तो लैंड, बिजली, बहुत सारी चीजें हैं वो की बहुत रियायती दरों पे मिलती हैं। तो ये सवाल जाहिर से बात है, एक बहुत जानिब सा सवाल है कि अभिभावक, अगर डीएवी रजरप्पा के अभिभावक हैं उनको भी उतनी फीस देनी पड़ती है, और डीएवी हेल के जो अभिभावक हैं उनको भी उतनी फीस देनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों? कुछ तो रियायती आप लोग देना चाहिए ना, मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए था। एक जी, आपने जो अभी बात पूछा, ये हमारे से डीएवी के लिए पूछ रहे हैं या पूरे हम अभी बात कर रहे हैं इतने दिनों तक पूरे एजुकेशन पर बात कर रहे हैं? हाँ। ये किसी पर्टिकुलर स्कूल की अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, एक अभिभावक का ये प्रश्न था, एक अभिभावक का ये प्रश्न था, एक अभिभावक के नाते उन्होंने पूछा, मैंने वो प्रश्न आपके सामने लाके रख दिया। मैं तो मीडिया हूं, सवाल आप तक लाके रख दूंगा, इसलिए तो पूछ रहा हूं। पहले जी, पहले आपसे पूछता हूं जी कि ये क्या किसी पर्टिकुलर संस्थान के लिए बात हो रही है? पूरे नहीं, ओवरऑल उनका कहना यह है कि जैसे जो निजी स्कूल पर बात हो रही है। नहीं, ओवरऑल उनका ओवरऑल ये कहना है कि स्कूल वो तो सभी के लिए हो ना, कोई पर्टिकुलर पर क्यों आ रहे हैं? उन्होंने एक एग्जांपल दिया, आपने जैसे आप चूंकि डीएवी के प्रतिनिधि के तौर पर यहां पर मौजूद थे तो उन्होंने उसका नाम ले लिया। नहीं, आपने ये नहीं बताया पहले मुझे ये कहा कि एजुकेशन क्या है। आज जो मीटिंग हुआ और जो इस पर चर्चा करें। किसी नेतृत्व के बारे में आपने नहीं कहा कि हमने मीटिंग इसलिए रखा है, इसलिए आज डिबेट रखा है। अभी हम एक एजुकेशन के प्रतिनिधि के रूप में, एक टीचर के रूप में हम बात कर रहे हैं जी, ठीक है ना जी, ठीक है ना। और किसी अभी इस तरह अगर उसी की बात होगी तो फिर तो उस पर बात की जाएगी। चलिए बिल्कुल। और चूंकि मुझे उधर से कोई आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ आपकी आवाज आती है। अच्छा चलिए, लेकिन एक फाइनल कमेंट आपसे ये चाहेंगे कि आप अब अभिभावकों से, चूंकि हमने अभिभावकों से तो ये पूछ लिया कि भाई आप प्रिंसिपल से, आप स्कूल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्कूल अभिभावकों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब तक हमने ये नहीं पूछा। बहुत कम शब्दों में सर, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, ये जानना चाहेंगे कि आप अब अभिभावकों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं अभिभावकों से एक्सपेक्ट करेंगे कि अपना पूरा समय, अभी उनके पास भी समय है, बच्चे के पढ़ाई पर लगाएं।
और स्कूल से किसी मामले में कोई बात हो तो स्कूल से खुल करके बात करें। स्कूल पेरेंट के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। और जो फोकस हो रहा है क्लासेस के बारे में और उसमें कोई सजेशन हो, सुझाव हो, हमेशा उनका सुझाव स्वागत के योग्य है। और पढ़ाई पर संजोग से उनके पास जो समय है लॉकडाउन में, और इसको हम अपॉर्चुनिटी में बदलें जी, इसको अच्छे पॉजिटिव वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच कर करके जो हमारा लक्ष्य है पढ़ाई का, उस पढ़ाई पर हम ज्ञान प्रदान करने में और वो सहयोग करें। अभी बच्चों के साथ संजोग मिला है, चलिए कि वो टाइम अधिक से अधिक दे सके, तो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दे जी। चलिए इस वीडियो में आपको आपका आइडिया मिल चुका होगा। और गुड न्यूज ये है कि इस बार बस फीस देने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एग्जाम टेक्स्ट। एंड कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और अपने क्वेरीज पूछें। थैंक यू सो मच।